हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो ख़ास तौर पर एफजी स्कूल्स के बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास 4 में पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हमने जो क्लास 4 के मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स हैं उनकी जो रिव्यू एक्सरसाइजेज में ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज़ हैं, उन सारे एमसीक्यूज़ को कंबाइन करके कंपाइल करके हमने पेश किया है। और इस वीडियो में हम ना सिर्फ उनके जो है सही आंसर बताएंगे बल्कि उसके साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि आया क्वेश्चन का मतलब क्या है, उनका सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। तो जो बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, और जिन बच्चों को कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो कन्फ्यूजन भी आपकी दूर हो जाएगी। और इसके मतलब कोई सवाल होगा तो वो सवाल भी आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है हमारा, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। मतलब इसका ये है कि सबसे छोटा नंबर जिसमें 6 अदद हो। अब अदद मतलब हर एक जो नंबर अलग अलग से उसको अदद कहते हैं। जैसे बी ऑप्शन है, इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5 6 अदद हैं, पर 6 अदद तो सारों में ही है, पर सबसे छोटा कैसे है? ये सबसे छोटा इसलिए है जबकि आप क्लास 4 में पढ़ रहे हैं तो ये नंबर्स जैसे 0 है तो 0 1 डिजिट नंबर है में सबसे छोटा है, और 9 1 डिजिट नंबर में सबसे बड़ा है। अगर हम टेंस वाले पे आए तो टेंस में 10 2 डिजिट नंबर है जो सबसे छोटा है, और 99 2 डिजिट नंबर में सबसे बड़ा है। उसके बाद 100 3 डिजिट नंबर में सबसे छोटा है, 999 3 डिजिट नंबर में सबसे बड़ा है। उसके बाद 1000 4 डिजिट में सबसे छोटा है, और 9999 4 डिजिट में सबसे बड़ा है। उसके बाद 10,000 5 डिजिट में सबसे छोटा है, और 99,999 वो 5 डिजिट में सबसे बड़ा है। उसके बाद जो आता है 1 लाख, जिसको हम 100,000 भी कहते हैं, 1 लाख भी कहते हैं। तो 1 लाख 6 डिजिट नंबर में सबसे छोटा है, और 9,99,999 6 डिजिट में सबसे बड़ा है। तो ये जो इसका मतलब कि डिजिट का मतलब ये होता है कि उसमें कितने टोटल नंबर्स आ रहे हैं उस नंबर में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द। कंपैरिजन जब हम करते हैं कि ये नंबर किसी से छोटा है या बड़ा है या बराबर है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हमेशा बाएं तरफ से स्टार्ट करते हैं, लेफ़्ट साइड से। फॉर एग्जाम्पल 2 इज़ लेस देन 5, तो हम स्टार्ट लेफ्ट से ही करते हैं। और 3 इज़ ग्रेटर देन 1, और 6 इज़ इक्वल टू 6। तो हमेशा हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं नंबर को पढ़ना, और नंबर जब कंपेरिजन कर रहे होते हैं तो लेफ़्ट साइड से ही करते हैं।
अच्छा, उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है इन द नंबर 738,101 द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8 इज़। ये कह रहा है ये जो नंबर है 7,38,101, इसमें 8 की जो जगह कौन सी है, प्लेस वैल्यू कौन सी है, जिसको हम मकानी मूल भी कहते हैं। मकानी मूल इसका कितना है? तो अगर हम काउंट करें राइट साइड से तो जो 1 है वो वंस की प्लेस पे है, उसके बाद 0 टेंस की प्लेस पे है, उसके बाद वाला 1 100 की प्लेस पे है, उसके बाद 8 जो है 1000 की प्लेस पे है। मतलब जो 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो 1000 है। तो इधर हम देखेंगे ऐसा कोई नंबर जिसमें 8 की प्लेस वैल्यू 1000 है तो वो डी है, 8000 लिखा हुआ है। तो 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 8000। उसके बाद है फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज। ये हमने पहले जो फर्स्ट MCQs पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। तो इसका आंसर आपको आना चाहिए कि 6 डिजिट नंबर जो बड़े से बड़ा कौन सा होगा। 9,99,999,999, 9,99,999,999। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है द नंबर 3,48,011 इज ग्रेटर देन 3,38,011। ये कौन से नंबर से बड़ा है? 3,48,011 से बड़ा है, या 34,811 से बड़ा है, या 3,48,210 से बड़ा है, या 3,48,212 से। ये तो मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो लाख में है, और नीचे बी वाला ऑप्शन वो हज़ार में है। हज़ार हमेशा कम होगा लाख से। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल 34,811। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है द नंबर 4,31,108 इज स्मॉलर देन 4,31,108। ये किस नंबर से छोटा है? अब पहला ऑप्शन है 4,31,106, और 4,31,108 है, ये 4,31,106 है। तो मतलब कि ऊपर वाला नंबर इस नंबर से तो बड़ा है। बी वाला ऑप्शन है 4,31,107, 107 से भी ऊपर वाला नंबर बड़ा है। 4,30,000, वो 4,31,000 है, ये 4,30,000। ये तो हमें देख के ही पता चल गया कि 4,30,000 है, तो वो ये नंबर छोटा है और वो नंबर ऊपर वाला बड़ा है। अब डी वाला ऑप्शन है 4,31,109। अब इसमें 108 है और ये 109 है, तो मतलब क्या हुआ कि डी वाले नंबर से ये नंबर छोटा है। 4,31,108 छोटा है, इज लेस देन 4,31,109। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7 द सम ऑफ 36,529 and 41,372 इज इक्वल टू। के सम का मतलब होता है जमा करना, प्लस करना, ऐड करना, मिलाना, टुगेदर करना, टोटल करना। तो ये होता है सम का मतलब। सम मतलब जमा करना, प्लस करना। ये कह रहा है कि
36,529 और 41,372 को अगर हम जमा करेंगे तो आंसर क्या आएगा। अच्छा, मैं अगर आपकी जगह हूँ और मेरे पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं तो मैं इसकी टेक्निक ये इस्तेमाल करूँगा, पहले 2 और 9 को प्लस करूँगा तो मेरे पास 11 आ रहे हैं। 11 मतलब पहले 1 आएगा, वंस की जगह पे 1 आएगा, तो वंस की जगह पे 1 इधर सी ऑप्शन में ही है और किसी में भी नहीं है, तो आप बिना सोचे ये सी ऑप्शन टिक कर देंगे और इसको जो है ना ये ऑप्शन आपका सही होगा। वो क्यों? क्योंकि 2 + 9 को हम जब प्लस कर रहे हैं तो 11 आ रहा है, तो वंस की जगह पे 11 1 आ रहा है और ऊपर एक जो है कैरी में चला जाएगा एक और, उसके बाद बाकी कैलकुलेशन बाद में होगी। तो 1 जो ये सी वाले ऑप्शन में भी और किसी ऑप्शन में भी नहीं है, तो मतलब कि कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत भी नहीं है ना। अगर किसी और में 1 होता तो फिर हम आगे भी करते, तो सी ऑप्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ 17,278 एंड 62,354, 17,278 और 62,354 इनको भी सम करना है, प्लस करना है, जमा करना है। अब पहले 4 + 8 को करेंगे तो 12 आएगा 2। अब देखें आप 2 आएगा वंस की प्लेस पे, तो ए बी डी में किसी में भी वंस की जगह पे 2 नहीं है, सिर्फ सी में है, तो हम बिना सोचे ये जो है ना ऑप्शन टिक कर देंगे क्योंकि और कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करता। तो ये इसका ऑप्शन सी है और आप पूरा इसको प्लस करके देखेंगे तो आंसर यही आएगा 79,632। ये क्योंकि ये आपको टेक्निक आनी चाहिए कि आपका टाइम बच जाए और एमसीक्यूज आप जल्दी कर लें तो आप सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ जाएं। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। आयशा हैज़ RS 23,456। आयशा के पास 23,456 रुपये हैं। हर ग्रैंड मदर गेव हर RS 13,131 मोर। उसकी ग्रैंड मदर, उसकी दादी ने उसको 13,131 रुपये ज़्यादा दे दिए। अब उसके पास कितने पैसे होंगे? आपके पास अगर 10 रुपये हैं और आपको 5 रुपये आपकी दादी ने और दिए तो आपके पास कितने हैं? 15 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब भी सेम है कि उसके पास 23,456 रुपये हैं, 13,131 ज़्यादा आ गए, तो वो दोनों जमा करेगी तो पता चल जाएगा अभी उसके पास कितने पैसे हैं। इसको भी वही सेम टेक्निक के थ्रू हम करेंगे। अगर 1 + 6 7, अब देखेंगे 7 तो ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है। अब आगे करेंगे हम 3 + 5 8। हाँ, अब टेंस की प्लेस में 8 आएगा, टेंस की प्लेस में 8 तो सिर्फ ए ऑप्शन में है और किसी में भी नहीं है, तो हम बिना देर किए जो है ना ऑप्शन ए के ऊपर टिक कर देंगे, उसको सही ऑप्शन के तौर पर ले लेंगे। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 73,810 from 89,654 we will get। अगर हम 73,810 को 99,654 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, मतलब कौन सा नंबर आएगा? तो 99,000 बड़ा है तो ऊपर आएगा और नीचे 73,810 आएगा। 4 में से 0 निकालेंगे, 4 बचेगा, तो मतलब इसका क्या है कि इसमें वंस में क्या आएगा? 4 आएगा। वंस में 4 सिर्फ डी के पास है और किसी के पास नहीं है, तो हम बिना सोचे डी वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। इन अ पॉन्ड देयर वर 87,654 फिश।
If 34,567 fish are shifted to another pond, then dash fish will be left in the fish pond. ये कह रहा है एक पॉन्ड है, पॉन्ड में तालाब है जिसमें 87,654 मछलियाँ हैं। अगर उन मछलियों में से 34,567 किसी और पॉन्ड में शिफ्ट कर दी, मतलब इस पॉन्ड में से, पॉन्ड ए में से निकाल कर पॉन्ड बी में शिफ्ट कर दी, तो पॉन्ड ए में कितनी मछलियाँ बाकी रह जाएंगी। तो लाजमी हम अगर पॉन्ड ए वाली मछलियों में से कुछ मछलियाँ निकल के पॉन्ड बी में चली गई है 34,000, तो हम माइनस करेंगे तो हम पता चल जाएगा कि बाकी पॉन्ड ए में कितनी बच गई है। तो 87,654 को ऊपर लिखेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे 34,567। 4 में से 7 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, 5 से 1 बारो करेंगे, हो जाएगा 14। 14 में से 7 निकाला, 7 बच गया। अब हमारे पास 4 में से 6 नहीं जा सकता, तो हमने 6 से बारो किया 1, 14 हो गया। 14 में 6 निकाला 8, मतलब 1s की जगह 7 आया, 10s की जगह 8। 1s की जगह 7 और 10s की जगह 8 हमारे सिर्फ सी ऑप्शन में और किसी में भी ऑप्शन नहीं, तो ये ऑप्शन हम टिक कर देंगे और बाकी वाला भी आप पार्ट कर देंगे तो ये सेम आंसर आ जाएगा। मैंने क्योंकि एक टेक्निक इस्तेमाल करके मुझे पता है कि 1s में 7 आया और 10s में 8 आ गया। अब देखूंगा ऑप्शन में से सी वाले ऑप्शन में सिर्फ ये जो है ना 1s की जगह 7 है और 10s की जगह 8 और किसी में भी नहीं है, तो मेरे जहन में क्लिक हो गया कि यही ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद है आपका कि देयर आर 4,500 प्लांट्स इन 90 रोज। 4,500 प्लांट्स है, पौधे हैं 90 कतारों में। 90 कतारें हैं, उन 90 कतारों में 4,500 पौधे लगे हुए हैं और हर रो में बराबर पौधे हैं। तो बताइए कि एक रो में कितने पौधे होंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम 4,500 को डिवाइड करेंगे 90 से, 0 0 में से कैंसिल हो गया, 5 9 जा 45 और बाकी एक 0 बच जाएगा, वो 5 के साथ लग जाएगा 0, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 50। ये आप डिवाइड कर भी सकते हैं, बहुत ईजी तरीका है। तो ये आंसर क्या आ गया, इसका 50 आ गया। अगर इसको आप प्रूव करना चाहते हैं कि आपका 50 आंसर सही है, तो अगर 50 को आप 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आंसर आपका 4,500 आ रहा है तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही किया है। 50 मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे, ये जो 0 0 90 वाला 0 50 वाला 0 ये दोनों रख देंगे और 5 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45, तो ये आ जाएगा आपका 4,500 सेम आंसर। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ द प्राइस ऑफ वन बुक इज़ Rs 250, एक बुक की किताब की जो कीमत है वो है 250 रुपये। द प्राइस ऑफ 22 बुक्स विल बी, 22 किताबों की कीमत क्या होगी। अच्छा, अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं पहले मालूम करता 20 बुक्स की कीमत। अगर एक की कीमत 250 है तो 10 की कीमत होगी 2,500। ऐसे ही है, एक 0 आगे चला जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 से, और 20 की होगी 5,000। 20 की 5,000 होगी, दो और बुक्स की 500 होगी, तो 5,500 होगी। इस तरह आप अपना जो है ना सिक्स सेंस इस्तेमाल करके, इंट्यूशन इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन MCQ वाले कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे इतना, अगर आपके पास टाइम नहीं है आप कैलकुलेशन करें
तो आप थोड़ा आप अपना जो है ना दिमाग को प्रेजेंट रखिए और आप जो है ना आसानी के साथ आराम से इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं अपने दिमाग में ही और उनका आंसर बिल्कुल सही तरीके से दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि बाय डिवाइडिंग 3960 बाय 88 वी विल गेट, अभी आपको डिवाइड करनी होगी, इसमें कोई वो नहीं है, टेक्निक नहीं है कि आपको डिवाइड करनी होगी। डिवाइड अगर आपको आती है तो आराम से जो है ना ये हो जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं। 3960 को लिखेंगे अंदर और 88 को बाहर लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे और जिस तरह हम टेबल लगाते हैं उस तरह लगाएंगे। आप 4 दफ़ा पहले टेबल पढ़ेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे और 0 नीचे उतारेंगे, उसके बाद 5 दफ़ा लगाएंगे तो ये आपका आंसर आएगा 45। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द पैटर्न 6, 18, 30, 42। अब पैटर्न्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स ऑल अबाउट थिंकिंग। सोच मैथमेटिक्स ये है कि आपको सोचना है, मतलब वो मैथमेटिक्स वाइज सब्जेक्ट है जो आपको शुरू से सोचना सिखाता है ना, तो इसमें आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो है ना क्रिएटिव माइंड और माइंड की रीजनिंग और थिंकिंग को जो ज़्यादा डेवलप करती है बेसिक आपके जो है बिगिनिंग स्टेजेस में, जब आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 में होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको काम देती है रीजनिंग करने में और आपको सोचने में। अब ये पैटर्न, ये पैटर्न इसको कहते हैं को जो चीज़ एक ही तर्ज में एक ही जो है ना सीक्वेंस में कोई चीज़ चल रही है उसको पैटर्न कहते हैं। तो पैटर्न इसमें क्या बन रहा है, देखिए 6 में से 18 हो गया, 6 में 18 कब होगा, ठीक है, क्या चीज़ अगर हम कोई प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब देखें 6 में से 18 तब हो रहा है जब हम 12 प्लस कर रहे हैं। अगर ऐसा है, ठीक है, 12 अगर प्लस हो रहा है तो आगे भी यही सीक्वेंस होगी। देखें 6 में अगर 12 प्लस करें 18, 18 में 12 प्लस करें 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 10 30, बिल्कुल हो रहा है 30, 30 प्लस फिर 12 प्लस करें 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 2 42, बिल्कुल हो रहा है। अब आगे भी 12 ही प्लस होगा, 42 में 10 प्लस करेंगे 52 हो जाएगा, 52 में प्लस 2 और करेंगे 54, मतलब 42 में अगर 12 मिलाएं तो 54 बनता है। तो नेक्स्ट जो टर्म आएगा 54 आएगा। तो इस तरह जो आप जो है ना जितना ज़्यादा मैथमेटिक्स में ज़्यादा सोचेंगे उतना आपको करने में मैथमेटिक्स मज़ा आएगा। मैथमेटिक्स मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, द नेक्स्ट टर्म इन 88, 78, 68 इज। अच्छा, इसमें मुझे तो नज़र आ रहा है पूरी 10 प्लेसेस चेंज हो रही है, 10 प्लेसेस। ये देखें 10s वाला ही कम हो रहा है, 1s वाला कम नहीं हो रहा। फिर 88 था, उसके बाद 78 हो गया, उसके बाद 68 हो गया, 10 जगहें उसकी कम हो रही। अब उसके बाद 68 से 10 जगह कम होगी, 10 प्लेसेस कम होगी तो 58 हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। अच्छा, उसके बाद है आपका 17 क्वेश्चन के 13 इज डैश नंबर। 13 कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, कॉमन नंबर है, मल्टीपल नंबर है, प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर है। अब आपको रिकॉल करनी होगी प्राइम और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन। प्राइम नंबर वो होता है जिसको सिर्फ 2 टेबल्स लगे, एक 1 का और एक खुद का। अब 13 को आप अगर सोचेंगे देखेंगे तो 13 को सिर्फ एक 1 का टेबल लगता है और एक 13 खुद का लगता है, और कोई भी टेबल नहीं लगता, ना ही 2 का लगता है, ना ही 3 का लगता है, ना 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी का भी टेबल नहीं लगता। तो इसलिए 13 इज़ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन यही है कि इसको सिर्फ 2 टेबल्स लगे, एक खुद का और एक 1 का। अच्छा, उसके बाद है
18 में है इफ़ डैश ऑफ द ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 देन दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। अच्छा, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट का जो क्वेश्चन है, जिसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने 4 क्लास में 2 की, 3 की, 5 की और 10 की पढ़ी है। 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में इवन नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। 5 की क्या पढ़ी है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो या 0 हो तो उसको 5 का टेबल लग सकता है, और अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो तो उसको 10 का टेबल लाजमी लग सकता है। और 3 के लिए हमने ये पढ़ा था कोई भी नंबर हो उसको, उन नंबर्स को अगर हम उन नंबर में जो जो डिजिट है उन सबको अगर प्लस करें, उस प्लस का जो आंसर आए उसको अगर 3 का टेबल लगता है तो इस पूरे नंबर को 3 का टेबल लगेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 123। 123 में कौन कौन से डिजिट है? 1 है, 2 है, 3 है। तो इन सब को हम प्लस करेंगे। 1 + 2 3, 3 + 3 6। ये कितना बना है? 6। अब 6 को अगर 3 का टेबल लगता है तो 123 को भी 3 का टेबल लगेगा। मतलब हम क्या करते हैं? सम ऑफ ऑल डिजिट्स करते हैं। जब हम 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं तो हम देखते हैं, प्लस करते हैं सारे नंबर्स को, और अगर उस प्लस के रिज़ल्ट को 3 का टेबल लगता है तो उस सारे नंबर को 3 का टेबल लगेगा। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, ये ओ गलती से लिख दिया है, नहीं टाइप कर पाया हूँ मैं, ऑफ 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? अब प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर, सिर्फ उसमें प्राइम नंबर्स हो और कोई भी कंपोजिट नंबर्स ना हो। और याद रखिए कि 1 जो है ना, 1 एक न्यूट्रल नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। अगर पहले ऑप्शन में देखें तो 8 × 3, 8 कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसको मतलब कि 1 का टेबल और खुद के टेबल के अलावा भी कोई टेबल लगे। मतलब अगर हम 8 को देखें तो 8 को 2 का भी टेबल लग रहा है, 4 का भी टेबल लगता है, 8 खुद का भी लगता है, 1 का भी लगता है। ठीक है, तो इसमें तो मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुई। उसके बाद देखेंगे 1 भी है, 1 × अब 1 तो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। और 24 भी वैसे कंपोजिट नंबर है, वो भी प्राइम नंबर नहीं है। डी ऑप्शन अगर देखें तो 2 × 6 × 2, 2 कम प्राइम नंबर है, मतलब पर 6 है, 6 तो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 6 को 2 का टेबल भी लगता है, 3 का भी लगता है, 6 खुद का भी लगता है, 1 का भी लगता है। तो रह गया हमारे पास ऑप्शन सी, 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन 24 की। 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर से। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 and 4। अब फैक्टर किसे कहते हैं? फैक्टर वो नंबर है, वो होता है जो किसी भी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करे। अगर हम 2 को देखें तो 2 को 1 का टेबल लगता है और 2 का टेबल लगता है, ये प्राइम नंबर है तो इसको यही दो लगेंगे। उसके बाद 4 को देखें, 4 को 1 का टेबल लगता है, 2 का लगता है, 4 खुद का लगता है। अच्छा, अब ये सवाल क्या कह रहा है? द कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मतलब एक जैसे। दोनों को अगर हम देखें 2 और 4 को, 2 और 4 के दोनों के एक जैसे फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो 1 है, दूसरा 2 है, और कोई भी नहीं एक जैसा है। ठीक है, 4 में 4 आता है, फैक्टर तो है 4, पर वो 2 का तो फैक्टर नहीं है 4, तो इसीलिए जो कॉमन फैक्टर होंगे इसके 1 और 2 है, 2 और 4 के एक जैसे।
एक जैसे दोनों के 2 और 4 के एक जैसे फैक्टर 1 और 2 है। अच्छा, उसके बाद है आपके पास 21 में है द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल होता है मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह सिंपल आप अगर मतलब इसको ऐसे समझिए कि टेबल पढ़ना, नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 उसके हिसाब से उसके टेबल पढ़ना। जैसे 5 के अगर हम मल्टीपल से देखें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 15, 5 10 15 20 25 30 35 ये आगे चलते जाएंगे। अगर 10 के मल्टीपल भी देखें तो 10 20 30 40 50 60 70 इस तरह। अब ये कह रहा है फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, पहला कॉमन मल्टीपल क्या होगा 5 और 10 का। अगर 5 के हम मल्टीपल निकालें 5 10 15 तक और 10 के निकालें 10 और 20। अब देखेंगे 10 वो कॉमन मल्टीपल है जो 5 में भी आ गया है और 10 में भी आ गया है। तो 10 वो पहला कॉमन मल्टीपल है। आगे भी मल्टीपल होंगे, मतलब अगर 5 के देखें तो 5 का आगे अगर आगे हम करें 15 के आगे 20 आएगा और 10 का भी आगे 20 आएगा, तो ये दूसरा हो गया, सेकंड हो गया। हमें ये पूछ रहा है फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। आगे 5th क्लास में आप जाएंगे तो ये पढ़ेंगे यही फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो एलसीएम होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो इसका जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है 5 और 10 का वो क्या है 10 है। अच्छा, उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22, डैश इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, कोई भी चीज़ है उसमें से कुछ हिस्सा निकालते हैं, बराबर हिस्से में उसको निकालते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन, मतलब किसी भी होल का पार्ट हिस्सा। अब डैश प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका डेनोमिनेटर छोटा हो, न्यूमरेटर छोटा हो और डेनोमिनेटर बड़ा हो। न्यूमरेटर हम कहते हैं ऊपर वाली वैल्यू से, बार से जो लाइन से ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं हम डेनोमिनेटर। तो जब न्यूमरेटर आपका छोटा हो डेनोमिनेटर बड़ा हो तो वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इन सब में हम देखेंगे तो 1/2 ही वही नंबर है। आपके बुक में ये फ्रैक्शन 1 बार सीधी लिखी होगी, उसको इस तरह भी लिखते हैं 1/2 को, उस जो बुक में आपके लिखा हुआ है उसी तरह भी लिखते हैं। मैं दोनों तरीके से लिखते हैं, उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो 1/2 ही वो नंबर है जिसमें न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर छोटा है और डेनोमिनेटर बड़ा है। तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो, मतलब कि बाहर से ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर जिसे कहते हैं वो बड़ा हो और डेनोमिनेटर जिसका छोटा हो, तो उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 24 में 1/4 + 3/4 इज इक्वल टू। अब जब भी हम फ्रैक्शन की प्लस और माइनस करते हैं तो अगर आपका डेनोमिनेटर दोनों का सेम हो तो हम डेनोमिनेटर को वो जो बार होती है, मतलब जिसमें लिखते हैं हम न्यूमरेटर डेनोमिनेटर और लेके लाइन देते हैं, लाइन के नीचे हम डेनोमिनेटर में एक दफ़ा सिर्फ डेनोमिनेटर को लिखेंगे, जिसमें जैसे इसमें 4 है तो 4 को हम एक दफ़ा लिखेंगे और 1 और 3 को हम प्लस करेंगे। 1 + 3 4, 4/4। अब 4/4 इसको अगर हम टेबल लगाएंगे तो 4 का टेबल दोनों को लग रहा है 1 4 ज़ा 4 1 4 ज़ा 4 या 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4। तो 1 दफ़ा लग रहा है दोनों को 4 का टेबल, तो 1/1 को हम 1 भी लिख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर 1 है। उसके बाद है 25 में 7/6 - 2/6,
उसको भी सेम तरीके से करेंगे। लाइन देके डेनोमिनेटर में 6 सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे, उसके बाद 7 और 2 को माइनस करेंगे, 7 माइनस 2 5, 5/6 इसका आंसर आ जाएगा जो डी ऑप्शन में है। अच्छा, उसके बाद है द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का हमारा मैथमेटिक्स में मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। 7/6 मल्टीप्लाई बाय 5, 7/6 मल्टीप्लाई 5 करेंगे और 5 ये लिखा हुआ है, इसको अब अगर आप 5/1 कर देंगे, मतलब इसके लाइन देखिए डेनोमिनेटर में 1 दे देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि ये एक ही चीज़ है। जैसे ऊपर हम 1/1 को 1 कह रहे हैं, 5/1 को 5 कहें या 5/1 कहें, एक ही चीज़ है। तो 7/6 मल्टीप्लाई बाय 5/1, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 7 5 35, और नीचे 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6, 35/6। अब 35/6 इसमें आंसर ही दिया हुआ है, इसमें इसने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कंपाउंड या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया हुआ है, तो आप भी नहीं करेंगे, बस ये मतलब इस पर टिक कर देंगे। तो 35/6 इसका आंसर हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। द डेसिमल इज ए फ्रैक्शन विद द डेनोमिनेटर एज डैश 100 और 1000। अब डेसिमल भी एक किस्म की फ्रैक्शन ही है, जिसमें जो डेनोमिनेटर होता है या तो आपका 10 होता है या 100 या 1000। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 10 है। अच्छा, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 28। When we divide a shape into 10 equal parts, each part is called 100th, 10th, 1 और हाफ। अब देखें, जब भी हम किसी शेप को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट जो 10th कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जब हम 1/10 कर रहे हैं, 1 के 10 हिस्से कर रहे हैं, तो हर एक हिस्सा 0.1 कहलाता है। 0.1 का मतलब होता है 1/10। मतलब पॉइंट के बाद पहला जो नंबर होता है वो 10th होता है बेसिकली, और पॉइंट के बाद जो सेकंड नंबर होता है वो 100th होता है, थर्ड नंबर 1000th होता है। पॉइंट के बाद ये मैं कह रहा हूँ, ये THS लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 10th पार्ट, 100th पार्ट, 1000th पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है टू ऐड द डेसिमल ऑलवेज डैश 1s in 1, 10th in 10th and 100th in 100। जब हम किसी डेसिमल को ऐड करें तो हम कौन से जो नंबर को किस जगह रखें। हम हमेशा ऐड करेंगे 1s को 1 से, 10th को 10th से, 100th को 100th से। मतलब ये है कि पॉइंट से पहले वाले नंबर जो है आपके, जो भी हो, 100 हो, 10s हो, 1s हो, वो उनके नीचे आएंगे, और पॉइंट के बाद वाले नंबर वो मतलब जिनकी जो प्लेस वैल्यू होगी 10th, 100th, 1000, वो उसके नीचे आएंगे हमेशा। और प्लस और माइनस का ये रूल है कि पॉइंट के नीचे आपने हमेशा रखनी है, तो वो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि उन नंबर्स की वैल्यू क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी डेसिमल बाय 100 वी मूव द डेसिमल। जब भी हम किसी भी डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 प्लेसेस
आगे ले जाते हैं डेसिमल पॉइंट को, 2 जगह आगे। अगर फॉर एग्जाम्पल 1.22 है मेरे पास, उसको अगर मल्टीप्लाई करूँगा 100 से तो 1 2 122 आंसर बन जाएगा। मतलब 2 प्लेसेस आगे ले जाते हैं हम जब भी 100 से हम किसी भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, डैश मीन्स टू फाइंड सच अ नंबर दैट इज नियरेस्ट टू दैट नंबर बट नॉट एग्जैक्टली। अच्छा, किस मतलब चीज़ का मतलब होता है कि कोई भी नंबर हम मालूम कर रहे हैं वो उस नंबर के नियरेस्ट होता है बट एग्जैक्ट नहीं होता। ये हमने पढ़ा है उसमें, अंदाज़ा लगाना, एस्टिमेशन करना, एस्टिमेशन या अप्रॉक्सीमेशन। कि अगर हम कह रहे हैं कि 78 को अगर हम राउंड ऑफ करके इसकी एस्टिमेशन लगाएं तो ये आपका 80 के करीब है, तो हम इसको मतलब कि तकरीबन 80 भी हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हमने जो है इसको 8 को हमने राउंड ऑफ करना है तो एस्टिमेशन होता है जिसमें हम लगाते हैं कि तकरीबन वो मतलब खास तौर पर ये डेसिमल में यूज़ होता है कि जब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 1.3456 इतने नंबर आ जाएँ तो हम कोशिश करते हैं कि डेसिमल के बाद 2 या 3 नंबर आएँ, उससे ज़्यादा ना आए। तो हम क्या करते हैं, बकाया नंबर को राउंड ऑफ कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और अप्रॉक्सीमेटली लगाते हैं कि ये नंबर जो है ना, अगर 1.237 है, 7 को राउंड ऑफ कर दिया मैंने, 3 की जगह उसमें 1 ऐड कर दिया तो 1.24 हो जाएगा। इस तरह ये एस्टिमेशन मतलब अंदाज़न हम देखते हैं कि ये नंबर किससे करीब है। तो ये अंदाज़ा अगर जब हम लगाते हैं तो हम क्वेश्चन को जल्दी से समझ लेंगे, उसका सॉल्यूशन जल्दी से कर लेंगे। तो ये एस्टिमेशन एक मतलब कि आपको आपकी लॉजिक और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा काम देती है और आपको आपके जो है मुश्किलात आसान करती है। उसके बाद है, देयर आर डैश मीटर्स इन 1 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने समझनी है कि जो जहाँ पे किलो लिखा हुआ ना, KILO किलो, किलो का मतलब होता है 1000, 1 किलो मतलब 1000, किलो का मतलब ही 1000 है। जैसे अभी 2022 चल रहा है तो हम कह सकते हैं इसको 2 किलो 22, 2K22 इस तरह कह सकते हैं। किलो के लिए के इस्तेमाल करते हैं तो 2K22 में 2022, किलो का मतलब आता है 1000। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1000 किलोमीटर ये लाजमी है क्योंकि किलो का मतलब ही 1000 है। उसके बाद देयर आर डैश ग्राम्स इन 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम होंगे क्योंकि किलो का मतलब हमें पता है 1000 है। अच्छा, उसके बाद टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर मल्टीप्लाई इट विद डैश। अब एक जो सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, जब हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लाजमी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि जो भी कन्वर्जन होगी तो हमें पता चल जाएगा कितनी है। अगर हमें कहे कि 2 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है तो हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20, मतलब कि 2 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर है। उसके बाद है 1 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। मतलब कि अगर आप 100 सेंटीमीटर्स की कोई तार है, आपके पास कोई धागा है, कोई रस्सी है, वो 100 सेंटीमीटर की है तो उसका मतलब ये भी है कि वो 100 सेंटीमीटर वाली जो चीज़ है, रॉड है, रस्सी है, वो 1 मीटर के बराबर है। उसके बाद 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। हमने इसमें जो है लीटर्स और मिलीलीटर पढ़ रहे हैं कैपेसिटी में। तो
1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स आते हैं। लिक्विड मतलब लीटर और मिलीलीटर्स जो हम लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं। लिक्विड की कैपेसिटी मालूम करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो लीटर होता है। मिलीलीटर छोटे नाप के लिए कैपेसिटी के लिए इस्तेमाल होता है और लीटर बड़े के लिए। उसके बाद है इन द 12 आवर्स फॉर्मेट 1350 आवर्स कैन बी रिटन एज 13:50। अगर 12 आवर्स फॉर्मेट में 13:50 हुए तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अगर हम 1350 को 12 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 1:50 आ जाएगा। तो 1:50 PM। इसकी सिंपल टेक्निक ये है कि जो 24 आवर्स वाला जो फॉर्मेट है इसको अगर हम 12 आवर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपल जो है ना वो होते हैं 12 से आगे वाले जो होते हैं नंबर्स 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इनको सिंपल हम 12 इनसे सिंपल 12 माइनस कर दें तो आपको सिंपल पता चल जाएगा। अब 13 में से 12 माइनस किए 1:50 PM। इन 24 आवर फॉर्मेट 3:55 PM कैन बी रिटन एज 3:55 को हम 24 आवर्स फॉर्मेट में किस तरह लिखेंगे? हम इसमें 12 प्लस कर देंगे। 12 + 3 15, 15:55। उसके बाद है 39 में है विच इज़ द लॉन्गेस्ट टाइम। अब लॉन्गेस्ट टाइम कौन सा है इनमें से? 2 साल है, 12 महीने है, 1 साल 3 महीने, 350 दिन है। देखिए 2 साल मतलब 1 साल में हो गए 12 महीने, 2 साल में हो गए 24 महीने। सेकेंड 12 महीने मतलब इससे तो कम है। थर्ड है 1 साल 3 महीने, 1 साल में हो गए 12 महीने, 12 महीने प्लस 3 महीने 15 महीने, 15 महीने भी 2 साल 24 महीनों से कम है। और ये तो 350 दिन है। 350 दिन मतलब कि 1 साल भी पूरा नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि 2 साल जिसमें 24 महीने होंगे तो वही बड़ा है सबसे। तो 2 साल वाला आंसर को हम टिक करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 में है देयर आर डैश मंथ्स इन 2 ईयर 6 मंथ्स। अब ऊपर हमने देखा कि 1 साल में अगर 12 महीने हैं तो 2 साल में हो गए 24 महीने। 24 महीने एक हो गए और 6 महीने दूसरे। 24 महीने और प्लस 6 महीने कितने हो गए? 30 महीने हो गए। सिंपल है, क्योंकि हम साल अगर हम साल में से साल को महीनों में कन्वर्ट करते हैं, ईयर्स को मंथ में, तो हम 12 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 12 24 हो गया प्लस 6 30 हो गया। 30 हमारा आंसर है इसलिए। उसके बाद है टू कन्वर्ट ईयर्स इनटू मंथ्स। ये ऊपर वाला हमने अभी किया है, वो अभी तो आपको आना चाहिए। जब साल को महीनों में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई कैसे किससे करते हैं? ऑफ कोर्स 12 से करेंगे। बिल्कुल ईजी है। अच्छा, उसके बाद है द लाइन्स विच कीप गोइंग स्ट्रेट एंड नेवर मीट ईच अदर आर कॉल्ड। लो लाइन्स जो चलती रहें स्ट्रेट सीधी, कभी एक दूसरे से ना मिले, वो 2 लाइन्स, उनको हम क्या कहते हैं? उनको पैरेलल लाइन्स कहते हैं। क्योंकि पैरेलल लाइन्स वो लाइन्स होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस टच नहीं करेंगी, उसको हम पैरेलल लाइन्स करेंगे। लाइन मतलब कि उनके जो लाइन देखिए दोनों साइड एरो होंगे, वो मतलब वो चलती रहती है। उसके बाद है देयर आर डैश स्मॉल पार्ट्स इन अ प्रोटेक्टर एंड ईच, ये ऐड गलती से लिख दिया है, एंड ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। एक प्रोटेक्टर अगर आप देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, एक दफ़ा देखें, आप उठा के देखें, अगर आपके पास इधर पड़ा हो आपके बैग में या कहीं और, प्रोटेक्टर उधर उठा के देखेंगे तो उसके दोनों साइड पे है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट 0 से लेकर 180, दोबारा 0 से लेकर 180 डिग्रीज़ है। प्रोटेक्टर मतलब हाफ सर्किल, पूरे सर्किल में 360 डिग्री होती है
प्रोट्रैक्टर हाफ सर्किल होता है तो हाफ सर्किल में 180 डिग्री होगी लाजमी। तो हर एक जो पार्ट होता है, छोटा पार्ट जिसमें लाइन लगी होती है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिग्री होगी, फिर 15 20 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180। तो ये मतलब छोटे छोटे जो पॉइंट्स आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते जाते, ये एक एक जो है 1 डिग्री होती है। ये पूरी एक एक 1 डिग्री टोटल बनती है आपकी 180 डिग्री, जो पूरे एक प्रोटेक्टर में होती है, हाफ सर्किल में होती है। तो हर स्मॉल पार्ट को 1 डिग्री कहेंगे और टोटल प्रोटेक्टर में होती है 180 डिग्री, और पूरे सर्किल में जो होती है आपकी नॉलेज के लिए 360 डिग्रीज होती है पूरे सर्किल में। उसके बाद है 44, क्वेश्चन नंबर 44 है व्हेन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। हॉरिजॉन्टल मतलब बिल्कुल सीधी लाइन, जैसे दरख्त होता है बिल्कुल सीधा ऊपर जा रहा होता है, जैसे खंबा होता है सीधा स्ट्रेट, ये वर्टिकल होता है, उसको वर्टिकल कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल जैसे 4 पाई की ईंस होती है, वर्टिकल ही होती है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो जो एंगल बनती है वो 90 की बनती है। 90 की एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल। तो इसमें ऑप्शन है दे फॉर्म राइट एंगल, बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है एन एंगल लेस देन 9, ये 900 नहीं है, सॉरी, ये 90 डिग्री है, इसको आप सही कीजिए। ये 80 डिग्री 100 डिग्री 180 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये भी 90 डिग्री है। ऊपर ऊपर ये जो 900 है ना, ये नहीं है, ये 900 गलती से लिख दिया है। ये इसमें सुपर स्क्रिप्ट जो है देना शायद भूल गया मैं। तो ये 90 डिग्री है, मतलब 90 के बाद जो ये 80 पे डिग्री लगी है उस तरह की ही डिग्री आपने खुद से जो है ना ये अपने बुक में देखना है, तो 90 डिग्री होगी, वो आपने सही करके लिखना है। तो एक्यूट एंगल वो होती है जो 90 डिग्री से कम हो, मतलब 90 डिग्री से उसकी मेजरमेंट कम हो तो वो होती है आपकी एक्यूट एंगल। उसके बाद है द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्किल इज कॉल्ड। अब जो सर्किल है उसकी पूरी जो लेंथ होती है बाउंड्री, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब गोल का पूरा जो सर्कल का दायरा, उसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं, मतलब उसकी पूरी लेंथ, उसकी पूरी मेजरमेंट। उसके बाद है 47 पे है कि द सरफेस कवर्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड। अब सरफेस कोई भी चीज़ कितनी जगह लेती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बुक है, बुक आप अगर टेबल पे किसी जगह रखते हैं, वो जो एरिया वो लेता है, मतलब कुछ जगह लेता है, उसको हम एरिया कहते हैं, और उसको ही एरिया कहते हैं मैथमेटिक्स में। द सरफेस कवर्ड बाय क्लोज फिगर इज कॉल्ड एरिया। उसके बाद 48 द लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स अ फिगर इनटू डैश इक्वल पार्ट्स। सिमेट्री उससे कहते हैं जब आप किसी भी शेप को आधा करें तो दोनों उसकी जो आधी आधी साइड एक जैसी हो बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अगर हम सर्किल बनाते हैं कंपास से और उसको पूरा उसका जो है ना सेंटर में से लाइन एक खींचते हैं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, मतलब वो एक डायामीटर ड्रा करते हैं सर्किल में, तो सर्किल की दोनों साइड एक जैसी ही होती है। तो क्योंकि सर्किल एक सिमेट्रिकल शेप है
और उसकी जो दोनों साइड इसलिए सिमेट्रिकल होती है। तो सिमेट्री का मतलब ये होता है जब हम दो इक्वल पार्ट्स में किसी भी शेप को डिवाइड करें तो एक जैसी हो दोनों साइड्स। अच्छा, उसके बाद है इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इन अ बार ग्राफ द डैश ऑफ ईच बार इज सेम। हाँ, बार ग्राफ में ये लाजमी है कि लेंथ जो हर बार की सेम होती है। जो बार होती है, बार का मतलब होता है एक रेक्टेंगुलर शेप नुमा एक कोई चीज़ होती है, मतलब ग्राफ में जो आप जो ग्राफ वाला चैप्टर है आप देखेंगे उसमें आपकी जो है ना बार्स लगी होगी, मतलब लाइंस की तरह बनी होगी, तो उसको बार कहते हैं। तो हर बार की लेंथ सेम होती है हमेशा। कलर डिफरेंट हो सकता है, विथ वैल्यू डिफरेंस हो सकती है, पर उनकी लेंथ सेम होती है, एक जितनी होती है हमेशा। अच्छा, उसके बाद अ बार ग्राफ कैन बी ऑफ डैश टाइप। बार ग्राफ कितने टाइप का होता है? बार ग्राफ आपका होता है दो टाइप्स का। आपको पता होगा कौन कौन से टाइप। बार ग्राफ जो होता है वो होता है दो टाइप्स का। एक टाइप उसका होता है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ और दूसरा टाइप होता है वर्टिकल बार ग्राफ। अच्छा, उसके बाद है डैश इज ऑल्सो कॉल्ड अ सर्किल ग्राफ। हाँ, ये भी ग्राफ के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो पाई चार्ट है, पाई चार्ट को हम सर्किल ग्राफ भी कहते हैं। जो सर्किल में बनाते हैं और उसको हम डिफरेंट चीज़ें इंफॉर्मेशन हमने देनी हो तो हम उसमें हम उसको इंफॉर्मेशन को ज़ाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक पाई ग्राफ में या सर्किल ग्राफ में, पाई चार्ट में। अच्छा, उसके बाद है a dash is drawn by joining the dots representing the quantity of given value in question। अच्छा, डॉट्स को ज्वाइन हम लाइन ग्राफ में करते हैं। लाइन ग्राफ का जो लाइन ग्राफ बार ग्राफ कुछ कदर हमें सेम लगते हैं, पर लाइन ग्राफ जब हम तभी हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी टाइम के अकॉर्डिंग कोई चीज़ चेंज हो रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस वीक का रावलपिंडी, इस्लामाबाद या किसी भी शहर का हम अगर टेम्परेचर हम देखें, कराची का या लाहौर का एक हफ्ते का टेम्परेचर में टाइम टू टाइम क्या चेंजेस आ रही हैं, तो उसके लिए हम लाइन ग्राफ, मतलब लाइन ग्राफ का जो ताल्लुक ख़ास तौर पे होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग होता है। तो हम क्या करते हैं, लाइन ग्राफ में डॉट्स को ज्वाइन करते हैं तो हम पता चले कि एक पैटर्न पता चले कि किस पैटर्न से जो है ना वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कोई भी चीज़ चेंज हो रही है। या हम क्लास में अटेंडेंस हम देख सकते हैं कौन कौन से डेज, ख़ास तौर पे ये बच्चे हमारे फ्राइडे को बहुत ही कम आते हैं ना, पता नहीं फ्राइडे को क्या करते हैं ये और क्या काम आ जाता है इनको। तो ये जो होता है ना, तो अच्छा, और इसमें जो है लाइन ग्राफ में आपका इसमें शायद इसका जो ऑप्शन है बुक में शायद कुछ और दिया हुआ है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो ये थी आपकी सारी रिव्यू एक्सरसाइज जो आपकी क्लास 4 के एसएनसी करिकुलम 2020 के नेशनल बुक फाउंडेशन की पब्लिश से लिया गया है। ये सारे एमसीक्यूज लिए गए हैं, सारे रिव्यू एक्सरसाइज में से लिए गए हैं क्लास 4 के। तो ये आप देखें, समझें, ट्राई करें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई चीज़ समझ ना आ रही है आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारा
फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें और हमें दें इजाज़त। आज के लिए इतना ही।